ठीक है ना। आज का बेटा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? दर्पण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे बेटा? दर्पण यानी मिरर। इससे पहले हमने कल क्या पढ़ लिया था? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ेंगे बेटा दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। आपको पता है बेटा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लेकिन होते तो 3 प्रकार के। एक बेलनाकार दर्पण और होता है बेटा, लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं? 2 प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन सा बेटा? एक होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है बेटा? समतल दर्पण। और एक होता है बेटा गोलीय दर्पण। क्या है बेटा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। ये दर्पण के भाग हो गए। अब बेटा दर्पण होता यानी जो दर्पण है, हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि बेटा दर्पण किसे कहेंगे? तो बेटा दर्पण हमेशा याद रखना कि जो प्रकाश का लगभग 100% भाग, जो प्रकाश का लगभग कितना बेटा? कितना? लगभग 100% भाग क्या कर दे बेटा? परावर्तित। क्या कर दे? परावर्तित कर दे, उसको ही बेटा हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दर्पण। ठीक है। अब 100% तो वैसे दुनिया में एक्चुअली में बेटा कोई कर नहीं पाएगा 100% परावर्तन, ठीक है, लेकिन लगभग, लगभग का मतलब उससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा नहीं बेटा, कम ही रह सकता है ना, तो ये दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण की बेटा डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब दर्पण में बेटा हमने 2 भाग पढ़े। कौन सा? समतल दर्पण। तो बेटा आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? समतल दर्पण। तो देखिए बेटा समतल दर्पण, हेडिंग डालो आप। देखेंगे समतल दर्पण। यानी बेटा प्लेन मिरर। समतल दर्पण बेटा होता क्या है? आपने कभी देखा है? दर्पण तो आप डेली ही देखते हो बेटा, जो रोजीना बेटा आप जो रोजाना आप डेली लाइफ में यूज करते हो, स्कूल जाते हो तो दर्पण देखते हो, घर से और घर जाते हो फिर भी जाके दर्पण देखते हो, यानी ज़्यादातर दर्पण का यूज आपने किया है। तो समतल दर्पण बेटा किसे कहते हैं? याद रखना, मैं एक डेफिनेशन बेटा बता रहा हूँ। ऐसा देखो दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, परावर्तक का मतलब समझ रहे हो, जो लाइट रिफ्लेक्शन करता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये मान लीजिए एक दर्पण है कोई, और इसके पीछे मैंने अगर पॉलिश कर दी तो बेटा ये एक समतल दर्पण बन गया। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बेटा क्या है? परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। कैसा हो बेटा? समतल। तो बेटा वो दर्पण कैसा कहलाएगा? समतल दर्पण। ऐसा देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा हो? समतल हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई। अब समतल दर्पण के बारे में हम बेटा पढ़ते हैं कि समतल दर्पण क्या है, क्या करता है। तो बेटा इसके कुछ गुण हैं, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा समतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में। किसकी बारे में बेटा? समतल दर्पण की कैसी होती है बेटा? इनफाइनाइट, अनंत। कैसी होती है बेटा? इनफाइनाइट, अनंत। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। अब इसमें हम देखेंगे कि समतल दर्पण, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि बताइए समतल दर्पण अपना प्रतिबिंब कैसा बनाता है, यानी जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो कैसा होता है। तो याद रखिए, मान लीजिए बेटा ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति है बेटा, तो इस व्यक्ति का जो, ये व्यक्ति इस दर्पण के सामने मुंह करके खड़ा है ना, तो इस व्यक्ति का बेटा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? इस दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा बेटा? दर्पण के पीछे। तो याद रखना, या मान लो इस व्यक्ति से बेटा जो किरणें आएंगी, जो व्यक्ति से बेटा किरणें आ रही हैं, यानी जो दर्पण से इससे टकराकर और ये इस पे जा रही है ना, तो बेटा ये यहाँ जाने से क्या हो रही है बेटा? परावर्तन। क्या हो रही है बेटा? परावर्तनी। बेटा ऐसे ही बहुत सी ऐसी किरणें जा रही हैं बेटा, ये भी जा रही हैं, ये भी परावर्तन हो रही है बेटा, और यहाँ से और ये जा रही हैं, ये परावर्तन हो रही हैं। तो बेटा ये दर्पण कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था कि आभासी
प्रतिबिंब क्या होता है कि जब दो किरणें या दो से अधिक किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर काटती हैं, जब दो या दो से अधिक किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर काटती हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को बेटा हम कैसा कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अब बेटा ये क्या है? ये आगे बेटा रिफ्लेक्शन के कारण बेटा कहाँ चली गई? आगे। लेकिन अगर मैंने इसे पीछे बढ़ाया और इसे भी बेटा पीछे बढ़ाया, इसे भी पीछे बढ़ाया, तो यहाँ कहीं बेटा ये आपस में काटेंगी। तो बेटा इस जगह जहाँ बेटा ये काटेंगी, मैंने मान लिया कि इस जगह काट रही है बेटा, लेकिन जो वास्तविकता क्या है कि जितना दर्पण से दूर प्रतिबिंब यानी वस्तु रखी होगी उतना ही दूरी पर बेटा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा मेरा? मैंने बेटा ये आपके मानने के लिए बना दिया, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है इसीलिए बेटा मैंने ये हाथ से बनाया है। तो इसका बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपको पता है कि जब पीछे की ओर किरण को बढ़ाने पर बेटा हमें क्या है? बिंदु आपस में मिल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था वो कैसा होगा? हमेशा आभासी। कैसा बनाएगा बेटा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। एक बात बताइए, प्लान मिनट ले लीजिए आप, और उसमें बेटा आप अपनी क्या देखिए बेटा? अपना फेस देखिए, तो उस बेटा फेस में क्या आपको उल्टा दिखाई देता है? नहीं, सीधा दिखाई देता है। तो सीधे का मतलब क्या है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब बेटा कैसा होता है? सीधा होता है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये चीजें बेटा आपको पढ़नी है, लिखनी है। इसके बाद बेटा मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दूं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा हमेशा याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने x दूरी पर है, मान लीजिए आप कोई सी दूरी मान लीजिए मेरे सामने ये मैं हूं और बेटा ये मेरा बोर्ड है, ये मान लीजिए दर्पण है और मैं इस दर्पण के सामने बेटा खड़ा हूं। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस दर्पण से जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे वो कितनी दूरी पर होगा? तो याद रखिए बेटा, जैसे ये दर्पण है, ये क्या है बेटा? यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां क्या है बेटा? कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब इतनी ही यहां से यहां तक की दूरी x है, तो वहां भी बेटा उनके बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी बेटा कितनी होगी? x ही होगी। यानी आप जितना प्रतिबिंब से दूर खड़े होगे प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से दूर बनता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब बेटा दूसरी बात क्या है कि एक और बेटा क्वेश्चन बनता है इससे कि अगर एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए अगर आप दर्पण के सामने 2 मीटर पर सेकंड या किसी वेग से जा रहे हो, तो बेटा वो दर्पण आपके सामने कितनी चाल से आएगा? या एक बात देखिए बेटा, वो सदिश का अंतर होता है ना, तो बेटा ये क्या है? कितनी चाल से आएगा? जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण ये है और मैं इसकी तरफ बेटा मान लो मैंने इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गया, तो बेटा ये दर्पण मेरी तरफ मेरा प्रतिबिंब मेरी तरफ कितनी तेजी से आएगा? कितनी तेजी से आएगा बेटा? हमेशा याद रखना, मेरी तरफ तो बेटा आएगा 2 गुने वेग से। कितने वेग से आएगा बेटा? 2 गुने। यानी अगर मैं v वेग से जा रहा हूं तो बेटा प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा? 2v वेग से। इतनी बात बेटा क्लियर? यानी आप देखना, आपके घर पे सबके यहाँ ड्रेसिंग टेबल होगी, तो आप ड्रेसिंग टेबल पे बेटा प्रैक्टिकल करके देखना कि यदि आप ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हो तो आप ऐसा महसूस करना कि आपकी तरफ जो बेटा आपका प्रतिबिंब बनना है और आप उसकी तरफ जाओ तो ऐसा लगेगा कि आपसे पहले आ रहा है, यानी वो तुमसे तेज चल के आ रहा है ना। ये चीजें हैं। अब इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि आप एक दर्पण के सामने 2 मीटर या 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं, तो बताइए प्रतिबिंब दर्पण की ओर यानी दर्पण तक, यानी ये वो कहेगा कि बेटा दर्पण की ओर कितने वेग से आएगा। मैं अब की बार क्या बोल रहा हूं बेटा? दर्पण की ओर, और पिछली बार बेटा क्या बोला था? वस्तु की ओर। याद रखना दोनों में फर्क है। वस्तु की ओर बेटा 2 वेग से आता है, यानी 2v दुगने वेग से आ जाता है, लेकिन दर्पण की ओर बेटा उतने ही वेग से आता है जितने वेग से बेटा आप उसकी तरफ जाओगे। याद रखना है ना। तो बेटा दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ये चीजें समझ गए। अब अगला बेटा जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि बताइए कि कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति को दर्पण की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखना बेटा ये क्वेश्चन बेटा क्या है कि मान लीजिए ये चिंटू भैया हैं, ठीक है ना, इनके ये बाल मैंने खड़ी कर दिए, ठीक है ना,
अब बेटा ये एक प्रतिबिंब के, यानी इनको अपना क्या देखना है बेटा, पूरा साइज देखना है कि भैया ये कितने बड़े हैं। चिंटू भैया हैं, अपना ये पूरा साइज देखना चाहते हैं कि ये कितने बड़े हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे ये बताइए कि मैं अपना पूरा साइज देखने के लिए मुझे दर्पण के कितना भाग की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखना बेटा, समतल दर्पण की कितना आवश्यकता पड़ती है, जितना इनका साइज होगा बेटा उनका हाफ कर दो। जितना इनका साइज होगा बेटा उतना हाफ कर दो। क्या कर दो बेटा, यानी ये मान लीजिए ये कितने 5 फुट के हैं, कितने बेटा 5 फुट के। तो बेटा इनको दर्पण कितना चाहिए 2.5 यानी 2.5 फुट का दर्पण होना चाहिए। इतनी बात बेटा समझ में आई आपको। बेटा 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब याद रखना, आप बेटा कहीं नाई की दुकान पर जाते हो बेटा, तो आप देखते हो कि वहाँ शीशा लगे होते हैं, एक सामने लगा होगा, उसके पीछे लगा होगा, कहीं कैरा लगा होता है। तो आप बता सकते हो बेटा कि यदि कोई समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण 2 समांतर रखे हैं, तो उनके बीच में अगर आप खड़े हो जाओ तो आपके कितनी इमेज बनेंगी बेटा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बता सकते हो बेटा। कभी आपने देखा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने बेटा ये है, जैसे मान लीजिए ये क्या है दर्पण। अब इस दर्पण में बेटा मैं अगर देखूं कि एक मेरा ये दर्पण है, एक ये पीछे दर्पण लगा है, तो बेटा मैं इस दर्पण में देखूं कि मेरे कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा आप कभी देखना, गौर करना बेटा, उसमें देखना जो आप प्रतिबिंब देखोगे उसमें भी आपका भी प्रतिबिंब दिखाई देगा, फिर और आपका प्रतिबिंब, यानी कितने प्रतिबिंब बनते हैं बेटा अनंत। जब समतल दर्पण बेटा समांतर रखे हों एक दूसरे के, तो प्रतिबिंबों की संख्या बेटा कितनी बनती है, अनंत बनती है। कितनी बनेगी बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब बेटा अगली बात क्या है कि बताइए कि अगर कोई 2 दर्पण हैं, कितने हैं 2 दर्पण, और वो बेटा दोनों दर्पण कितने, मैं आपको दर्पणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बता दे रहा हूं पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। कि अगर कोई दर्पण रखे हैं 2 और वो किसी थीटा कोण पर क्या रखे हैं, थीटा कोण पर, जैसे ऐसे झुके हुए हैं दोनों, तो उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख दो या कोई व्यक्ति है, तो उनके बीच का हम प्रतिबिंब कैसे बताएंगे कि इनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है n बराबर 360/थीटा। याद रखिए बेटा, यदि संख्या विषम है, सम है, यदि संख्या कैसी हो, सम यानी इवन, तो बेटा n ये वाला फॉर्मूला हो जाता है 360/थीटा माइनस के 1, यानी 360/थीटा माइनस के 1। अब जैसे बेटा क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि 2 दर्पण बेटा रखे हैं, समतल दर्पण थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर बेटा रखे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उन दर्पणों के मध्य कोई एक वस्तु रखी है, तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी दर्पणों के बीच कितने उस वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा आप कौन से क्वेश्चन, बेटा थीटा बराबर कितना दे दिया 30 अंश, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले में आप रखोगे तो n बराबर कितना आएगा बेटा 360/30, थीटा की जगह बेटा 30 रख दिया, 0 से 0 बेटा, 3 से बेटा ये कितनी बार जाएंगे, देखो ये 1 12 बार, बेटा n बराबर बेटा कितना आ गया 12। संख्या बेटा कैसी आई, सम, कैसी आई बेटा सम। तो मैंने बेटा सम के लिए क्या बताया था, 1 कम, तो n बराबर बेटा कितने बनेंगे 12 माइनस के 1 बराबर 11, यानी प्रतिबिंबों की संख्या बेटा कितनी बनेगी 11। कितनी बनेगी बेटा 11। इतनी चीज बेटा आप समझ गए। अब बेटा ये चीजें बेटा मैं आपको लिखवा दूं, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो बेटा समतल दर्पण। तो बेटा हमने लगभग सारे के सारे पॉइंट देख लिए इसके, और जो 1-2 रह गए, जैसे कि हमेशा मैंने आपको बता दिया कि बेटा समतल दर्पण में जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बेटा वो आपकी वस्तु के बराबर ही बनता है, यानी जितनी वस्तु की हाइट होगी बेटा उतना ही उस प्रतिबिंब की हाइट होगी उस दर्पण के पीछे। और बेटा यदि दर्पण थीटा कोण से घूम जाता है तो बेटा वो वस्तु अगर थीटा कोण से घूम जाती है तो प्रतिबिंब भी बेटा 2 थीटा कोण से घूम जाता है। बेटा ये 2 और पॉइंट लिख लेना, लेकिन हाई स्कूल में बेटा इसका ज़्यादा बेटा नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा ही पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा दर्पण बेटा, गोली दर्पण, है ना बेटा। आज हम इसके बाद पढ़ेंगे अब गोली दर्पण।
एक बात बताइए बेटा, नाम से स्पष्ट दिया है कि गोली दर्पण, यानी किसी गोले का भाग। इसका मतलब क्या है? किसी गोले का भाग। तो बेटा याद रखना, ये मान लीजिए गोला है, किसका? कांच का खोखला गोला। याद रखना बेटा, है ना, कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला, ये क्या बेटा? ये कांच का खोखला गोला, इसका केंद्र ये है, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ से क्या किया जाए कि एक इसका हिस्सा काट लिया जाए। मान लीजिए बेटा मैंने इसका ये हिस्सा काट लिया और ये मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ अलग कर दिया, है ना। इसे डॉटेड भी बेटा कर सकते हो बाद में। ये है तो क्या बेटा? एक कांच का खोखला गोला। तो बेटा गोली दर्पण की डेफिनेशन क्या कह सकते हो आप? कांच के खोखले गोले का वह भाग, बेटा कांच के खोखले गोले का वह भाग बेटा जिसका एक पृष्ठ, जिसका बेटा एक पृष्ठ कैसा हो बेटा? गोलीय। कैसा हो बेटा? गोलीय हो। या आप कह सकते हो जिसका परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा हो? गोलीय हो। वो बेटा दर्पण कैसा कहलाएगा? गोली दर्पण। आप बेटा डेफिनेशन क्या बनाओगे? कांच के खोखले का वह भाग जिसका एक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोली दर्पण कहलाता है। और बेटा गोली दर्पण के भाग आपको पता है बेटा कितने होते हैं? उसके बेटा भाग होते हैं आपके दो। एक होता है बेटा अवतल दर्पण। कौन सा होता है बेटा? अवतल दर्पण। और एक होता है बेटा उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। आप बेटा इसके बारे में शायद परिचित हो, लेकिन आप इसे प्लेन मिरर समझते हो कभी कभी। आपने बेटा जो साइकिल के वाहन, जो मोटरसाइकिल है या बेटा जो चार पहिए की गाड़ियां हैं, उनके पीछे जो साइड से बेटा शीशा लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है बेटा? वो होता है आपका उत्तल दर्पण बेटा। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और जो बेटा गाड़ियों में ऊपर बेटा ड्राइवर होता है, उसके सामने बेटा जो शीशा लगा होता है, वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण बेटा। कौन सा दर्पण होता है बेटा? अवतल दर्पण। तो याद रखना बेटा उत्तल दर्पण क्या है और समतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या और उत्तल दर्पण क्या है बेटा, इसके बारे में देखेंगे। तो बेटा आपने ये क्या देखा? गोली दर्पण किसे कहते हैं? कि कांच के खोखले का वह भाग जिसका एक परावर्तक या जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बेटा? गोली होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अब बेटा गोली दर्पण में बेटा जैसे मैंने मान लीजिए ये गोला है, यहां से एक मैंने इसका पार्ट लिया, इस पार्ट में अगर मैंने बेटा इस पार्ट में इसे मिटा दूं, है ना, इस पार्ट का बेटा मैंने गोले का पार्ट लिया है और इस पार्ट पर अगर बेटा मैंने बाहर की ओर पॉलिश कर दी, यानी उभरे हुए तल पर, क्या है बेटा? ये उभरा हुआ तल, यानी इसके उभरे हुए तल पर बेटा अगर मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, तो बेटा ये दर्पण यानी ये गोली दर्पण किस दर्पण की भांति कार्य करने लगेगा बेटा? ये दर्पण बेटा आपका अवतल दर्पण की भांति कार्य करने लगेगा। किसकी भांति? किसकी भांति बेटा कार्य करने लगेगा? अवतल दर्पण की भांति। इतनी बात बेटा क्लियर। अब बेटा इसमें अगर मैंने क्या किया, इसी दर्पण में यानी ये ले लिया मैंने, ये गोला है या भाग है, इसको मैंने बेटा पलट के बना दूं, कोई दिक्कत? यानी उधर का भाग ले लिया, ऐसे कर दिया, बात है कि बेटा पलट दिया। अब बेटा इसके बेटा मैंने कहाँ कर दिया? अंदर की ओर, यानी अंदर वाले यानी गोली भाग में क्या कर दिया बेटा? पॉलिश। कहाँ कर दिया? इसके गोलियां वक्र कह सकते हो, वक्र वाले भाग पर बेटा क्या कर दिया मैंने? पॉलिश। क्या कर दिया? तो ये बेटा कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कौन सा बेटा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इतनी बात बेटा क्लियर। अब बेटा आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे? क्या है बेटा? ये किसका भाग है? दोनों बेटा किसके भाग हैं? गोली दर्पण। किसके भाग हैं? गोली दर्पण के। तो बेटा डेफिनेशन में क्या लिखोगे? वह गोली दर्पण या वह कांच का खोखला गोली दर्पण, है ना, सॉरी, वह कांच के खोखले गोले का भाग या गोली दर्पण, आप सीधा कह दो गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर,
जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण अवतल दर्पण की भांति कार्य करने लगता है। यानी ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है तो बेटा वह दर्पण अवतल दर्पण की भांति कार्य करने लगता है। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है। अब अगली बात देखते हैं बेटा क्या है। ये भी तो बेटा गोली दर्पण का भाग है, तो इसमें बेटा क्या है कि ऐसा गोली दर्पण जिसके गोलीय भाग या अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाती है बेटा, तो इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है, यानी इतनी बात बेटा समझ में आ गई। तो इसके बाद बेटा हम कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। इससे संबंधित बेटा क्या पढ़ेंगे? कुछ परिभाषाएं, है ना। तो बेटा ये आप अभी मैं आपको ये लिखवा दूं इतना, है ना। बेटा ये बना लो, बनाना चाहो तो। नहीं बनाए? बना लेते बेटा और लिख लेना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बना लीजिए बेटा इन्हें, जल्दी करो। चलिए बेटा अब देखते हैं हम दर्पण यानी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, है ना। इनको समझते हैं ना। इधर देखेंगे बेटा, यहां तक दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा। तो ऊपर ऐसा मैंने कोई लिखा था क्या यहाँ पे कुछ? यहां तक गोली संबंधित, ठीक है ना। ऊपर तो नहीं आ रहे, ठीक है। संबंधित परिभाषाएं। अब बेटा इससे संबंधित यानी हम देख रहे हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषा हैं। जैसे बेटा सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि मान लीजिए बेटा ये गोलीय दर्पण है ना। अब बेटा इसमें कुछ भी कहीं भी पॉलिश कर दो, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दी, तो बेटा कौन से दर्पण की तरह कार्य करेगा बेटा? ये अवतल दर्पण, है ना। तो बेटा इसका एक ये जो बिंदु है इसके ठीक मध्य बिंदु वाला, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? ध्रुव P। क्या कहेंगे बेटा? ध्रुव P। यानी अगर बेटा आप इसकी डेफिनेशन बनाओ और बेटा इसको लिख दो M1 और M2। अब बेटा अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो बेटा आप क्या कहोगे? दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को क्या कहेंगे बेटा? ध्रुव कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ध्रुव कोई पूछे बेटा ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप बताओगे दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं वक्रता केंद्र। क्या देखेंगे बेटा? वक्रता केंद्र। क्या देखेंगे बेटा? वक्रता केंद्र। अब बेटा वक्रता केंद्र क्या है? तो मैंने बेटा शुरुआत में आपको बताया था कि जो गोली दर्पण होता है वो एक बेटा खोखले गोले का क्या होता है? भाग। बेटा मुझसे सही नहीं बनना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये मान लीजिए कोई दर्पण है, तो बेटा ये किसका भाग है? गोले का ही भाग तो है। यानी आप गोले में से इतना काट लो तो बेटा गोली दर्पण बन गया। तो जो इस गोले का केंद्र है, मान लीजिए ये गोले का केंद्र है, तो मैंने इस गोले में से बेटा ये इसकी बेटा क्या है? त्रिज्या है। सब क्या है बेटा? यहाँ तक बेटा ये क्या है? त्रिज्या। तो एक बात बताइए, क्या मैंने इतना हिस्सा इसमें से काट दिया तो क्या बेटा इसकी त्रिज्या यानी इसका केंद्र बदल जाएगा? केंद्र तो वही रहेगा। तो आप क्या कह सकते हो बेटा? इससे यहाँ डेफिनेशन आप बना सकते हो कि गोली दर्पण का या कांच के खोखले गोले का केंद्र, कांच के खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा बेटा? गोली दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी दर्पण का वक्रता
केंद्र कहलाता है। क्या कहोगे? कांच के खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहोगे? एक बार फिर से सुनो। कांच के खोखले गोले का केंद्र, जिसमें से बेटा जो दर्पण बना हुआ है उसी का भाग ही तो बेटा, जिसका बेटा एक भाग क्या है, एक दर्पण हमने एक भाग ले लिया, तो उस भाग का बेटा जो उसका जो केंद्र होता है उस गोले का, वही बेटा क्या कहलाता है? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा बात आती है किसकी? फोकस की या मुख्य फोकस की। किसकी बेटा? मुख्य फोकस। तो बेटा ये वक्रता केंद्र। अब याद रखना, या मुख्य फोकस लिख लो या मुख्य अक्ष लिख लो बेटा। मुख्य, पहले बात करते हैं बेटा मुख्य अक्ष की। तो याद रखना मुख्य अक्ष क्या है बेटा? ये मैंने यहां से ये सी मिला दिया और ये पी था, यानी ध्रुव। तो बेटा वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही बेटा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। क्या कहोगे? वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही बेटा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपको? बताइए। अब बेटा आगे देखिए, इसके अगली बेटा जो हेडिंग बेटा जो रहेगा इसका बिंदु, वो होगा मुख्य फोकस। नंबर 4 क्या है बेटा? मुख्य अगला बेटा क्या रहने वाला है? मुख्य फोकस। तो बेटा मुख्य फोकस क्या होगा? इधर देखो, एक डेफिनेशन बेटा मैं इसकी दो तरीके से बता दूंगा। एक बेटा शॉर्ट देख लो। याद रखना, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C का ठीक मध्य बिंदु क्या कहलाएगा बेटा? मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस F कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? मुख्य फोकस F। फिर से एक बार सुनो, दर्पण का बेटा क्या? दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? ये चीजें आप लिख पाओगे बेटा। अब इसके बाद इतनी बात हो गई बेटा, आपकी मुख्य फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया बेटा। अब रह गया आपका क्या? दर्पण का द्वारक। तो बेटा दर्पण का द्वारक, याद रखना द्वारक का मतलब क्या है? इसका ये गेट होता है एक प्रकार से, मान लीजिए क्या है? गेट यानी द्वार। तो बेटा दर्पण का जो बेटा द्वारक होता है, यानी जो दर्पण की व्यास होता है बेटा, उसे ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी खोखले गोले का जो व्यास होता है बेटा, उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। यानी ये व्यास ही मान लो या त्रिज्या, नहीं व्यास ही होगा बेटा, है ना। तो इसे या ऐसे कह सकते हो, दर्पण के जो बिंदु होते हैं जो किनारे वाले, उनको मिलाने वाली बेटा रेखा को ही दर्पण का क्या कहेंगे बेटा? द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? द्वारक। तो बेटा इतनी चीज़ बेटा हमें इसके बारे में बेटा पढ़नी होती है कि मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव P क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है बेटा। ये बेटा हमने किसके बारे में जाना? गोली दर्पणों के बारे में, यानी इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनके बारे में बेटा हमने जाना। और इसके बाद बेटा आप हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध या वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहीं से देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं ध्रुव या दर्पण या ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया बेटा? वक्रता और बेटा फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो बेटा यहां आपको ये मुख्य फोकस दिख रहा है और यहां क्या बेटा क्या दिख रहा है? ध्रुव P। तो मुख्य फोकस की बेटा फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या बताएंगे कि ध्रुव P से और फोकस, ध्रुव P से फोकस के बीच की दूरी को बेटा क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहेंगे बेटा? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। समझ में नहीं आया बेटा? यहां से देखो बेटा, यह आप कह सकते हो दर्पण से मुख्य फोकस के बीच
की दूरी, या यहाँ दर्पण से मुख्य फोकस तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बेटा फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं बेटा, है ना। ये चीज़ें हैं, आप दर्पण से भी कह सकते हो या ध्रुव से कह सकते हो बेटा, दर्पण से ही सही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें बेटा आपको मैं ये कल करवा दूंगा बेटा, है ना। तो यहाँ तक बेटा आपको क्लियर, ठीक है। अब इसके बारे में बेटा हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ना।